हाय हेलो, कैसे हैं आप लोग। 21 जनवरी 2022 के ऑनलाइन क्वेश्चन डिस्कशन में आपका स्वागत है। सीडीपी का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज मैथ के पेडागोजी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 2 के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 305 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे। इट मीन्स कि आप कैसे इसको हैंडल करेंगे, यह बताकर कि यह गलत है और उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। एक टीचर को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि ये गलत है और वो सही है, और कभी भी सही उत्तर प्राप्त करने पे फोकस नहीं करना चाहिए एज ए टीचर, क्योंकि बच्चे के ज्ञान का निर्माण उनके गलत अवधारणाओं और सही अवधारणाओं दोनों के कारण होता है। राइट। श्याम पट्ट पर सही उत्तर लिख के आप श्याम पट्ट पर सही उत्तर लिखेंगे तो बच्चे उसको कॉपी करेंगे। राइट। जब बच्चे उसको कॉपी करेंगे तो बच्चे अपने दिमाग को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और बस वो केवल कॉपी पेस्ट टाइप के बनेंगे। सो ये हो नहीं सकता है। और आप ऐसा करके बच्चे को इसके फोल्डिंग भी नहीं दे रहे हैं। उनको अपनी कॉपी में 10 बार सही उत्तर लिखने के लिए देकर यहाँ पे आप नकल करने को प्रोत्साहित करेंगे तो ये भी गलत आंसर है। राइट। उन्हें मूर्त पदार्थों से विनिमय नियम समझाकर, मतलब 35 को और 305 को मूर्त चीजों से रिलेट करके कि देखो ये 35 का ऑब्जेक्ट इतना हुआ और 305 का ऑब्जेक्ट इतना हुआ। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ये सही आंसर है आपका। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण या मानचित्रण के कौन से पहलू विद्यमान होते हैं। मानचित्र का अर्थांकन, मतलब मानचित्र में जो कुछ भी हो उसको बच्चा सही सही समझ पाए। बिना पैमाने के आलेखन। राइट। संकेतों का प्रयोग करना, मतलब अलग अलग तरह का संकेत जो यूज किया गया होता है उसको यूज करना। जैसे हरा चीजों का प्रयोग पेड़ पौधों को दिखाने के लिए किया जाता है, भूरे चीजों का प्रयोग मिट्टियों को दिखाने के लिए किया जाता है, इस प्रकार से। तो ये होना चाहिए मैप में। संकेत होते हैं और संकेतों की समझ बच्चों में होनी चाहिए, धीरे धीरे उसको डेवलप करना है। पैमाने के अनुसार आरेख खींचना, मतलब आप जो भी फिगर बना रहे हैं ना, इंडिया का मैप या बिहार का मैप या कोई भी मैप आप जैसे बना रहे हैं, इसके लिए स्केल का यूज करना। जैसे ही आप स्केल करते हैं ना, बच्चे को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसके दायरे को बांध देते हैं। राइट। तो स्केलिंग अगर गलत होता है ना तो फिर मानचित्र पूरा गलत हो जाता है। और गलत सही के दायरे में जब हम बच्चे को बांध रहे हैं, फिर उसका जो एक्सप्रेशन का जो अभिव्यक्ति का जो भाव है, उसके अंदर जो विचार है, वो सही तरीके से अ, दिख नहीं सकता है। राइट। तो डी ऑप्शन गलत ऑप्शन है। और इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 ऑप्शन में डी 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 है। और यहाँ हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है, मतलब 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। और इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि मानचित्रण बिना पैमाने के और संकेतों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बिना पैमाने का आरेख खींचने से बच्चे में एक डर का माहौल नहीं बनेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ठीक है, निगेटिव क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पे भी आपको फोकस करना चाहिए। देखिए एनसीएफ बोलता है कि अनुमान लगाने का कौशल बच्चे में विकसित किया जाना चाहिए, क्योंकि अनुमान पढ़ने में हेल्प करता है। अनुमान आपको किसी भी चीज को अलग तरीके से देखने में हेल्प करता है। सममिति का प्रयोग होना चाहिए। तो आप ईवीएस के किताब में या फिर हिंदी के बुक में आप अलग अलग फिगर देखेंगे जो मिलते जुलते प्रतीक होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों साइड एक जैसे प्रतीत होते हैं और इसके ढेर सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। चौपर और टाइलिंग का प्रयोग किया जाना चाहिए। चौपर और टाइलिंग क्या होता है, तो एक ही फिगर को जब आप अलग अलग तरीके से अरेंज करें, लेकिन उसमें थोड़ी सी भी जगह खाली ना रहे, ठीक है, थोड़ा सा भी स्पेस ना बचे, ये हम टाइलिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये चौपर हम अरेंज कर रहे हैं। ये होना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे में बहुत सारे चीजों का विकास होता है। जैसे यहाँ पे बच्चे क्षेत्रफल को समझ पाते हैं, अलग अलग फिगर आकृतियों को समझ पाते हैं। तो ये 3 होना चाहिए और पूर्णांक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्णांक में निगेटिव नंबर भी आता है, जीरो भी आता है और पॉजिटिव नंबर भी आता है।
प्राथमिक स्तर पर हम पूर्णांक पढ़ाने अगर जाएं तो वहाँ पे हमको जीरो सिखाना पड़ेगा और नेगेटिव नंबर भी सिखाना पड़ेगा। पॉजिटिव नंबर के लिए फिर भी हम कुछ ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके, कुछ वस्तुओं का प्रयोग करके हम उसको रिलेट कर दें, लेकिन नेगेटिव और जीरो के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसके प्रयोग के लिए या इसको पढ़ाने के लिए हमको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, राइट। मानकों का प्रयोग, छोटे छोटे बिट्स, इसका प्रयोग किस चीज के लिए किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है, किया जा सकता है पे देख लेंगे या फिर किया नहीं जा सकता है पे देख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि किया नहीं जा सकता है। जब आप बिट लेते हैं ना, तो दो मनके के बीच में जब जो दो मनकों को आप सटाते हैं तो वहां पे थोड़ा थोड़ा स्पेस बच जाता है। देखिए दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा स्पेस बच रहा है, राइट। और जब स्पेस बचेगा ना, हम वहां पे आयतन नहीं पढ़ा सकते हैं। स्पेस बचेगा तो हम आयतन को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा सकते हैं। जब स्पेस बचेगा तो हम टाइलिंग को नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन होगा नहीं और इसके आधार पे चौथा ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, अब देखिए आप बिड का प्रयोग करके ये बता सकते हैं कि ये एक बिड है, एक दो तीन चार ऐसा सिखा सकते हैं, तो संख्या बोध करवा सकते हैं। दूसरा सॉरी दूसरा भिन्न भिन्न के बारे में बता सकते हैं, मतलब 5 6 एक कलर का लेके बिड मोती, 5 6 दूसरे कलर का लेके, और आप बता सकते हैं कि देखो 13 में से हम 5 ले रहे हैं। ठीक है, प्रतिरूप या मॉडल के बारे में आप बता सकते हैं अलग अलग मनका को दिखा के। जैसे ये मनका हो गया रेड, एक और मनका हो गया रेड, तो आप बोल सकते हैं कि देखो ये इसका फोटो कॉपी है, प्रतिरूप है, राइट। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक योग्य होते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। कुछ लड़कियां लड़कों से अधिक योग्य होते हैं, कुछ लड़के लड़कियों से अधिक योग्य होते हैं, और कहीं कहीं पे दोनों योग्य होते हैं। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को गणित कठिन लगता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के स्टूडेंट आज साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन हैं, अलग अलग फील्ड में सक्रिय हैं। अध्यापकों के विचार का असर गणित सीखने वालों के प्रदर्शन पर होता है, ऐसा होता है। मेरा विचार जिस भी स्टूडेंट के प्रति ऐसा हो कि ये स्टूडेंट नहीं सीख सकता है गणित, तो फिर हम उस पर ध्यान देना कम करेंगे, हम उसको पढ़ाने के तरीके पे ध्यान देना कम करेंगे, टीएलएम का प्रयोग करने के तरीके पे कम देंगे, और उससे बच्चे के परफॉर्मेंस पे, बच्चे के सीखने पे असर पड़ेगा। ठीक है, तो केवल यही सही है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ा संग्रहण करना और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी योजना उत्तम है, मतलब सर्वश्रेष्ठ होगा? अभ्यास के लिए ढेर सारा प्रश्न उपलब्ध करवाना नहीं, अभ्यास के लिए आप ढेर सारा प्रश्न उपलब्ध करवा रहे हैं ना, तो फिर बच्चा एक स्टाइल को डेवलप कर लेगा, और फिर वो हमेशा जब भी इस तरह का उसके पास क्वेश्चन आएगा, वो हमेशा उसी तरह से प्रोसीड करने का प्रयास करेगा, मतलब किसी ना किसी सोर्स से वो डाटा चुराने का प्रयास करेगा। ठीक है, और फिर वो कॉपी पेस्ट टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं होगा। विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना, बच्चे को खुद फील्ड में ले जाएं और वहां पे बोलें कि देखो जो जो भी चीज है यहाँ पे लिस्टिंग करो, उसको एक सूची बनाओ। ठीक है, और उसके लिए आंकड़ा संग्रहित करो, राइट। सो ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। कक्षा में क्विज प्रश्नोत्तरी का संचालन करवाना, देखिए आंकड़ा को आप फील्ड में ही जाके संचालित कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं, क्लासरूम में क्विज से इसका कोई लाभ नहीं होना है। कक्षा में सामूहिक परिचर्चा, देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे देखना ये है कि हमको आंकड़े को संग्रहित करना है, जमा करना है, उसके मीनिंग को दिखाना है, उसके अर्थों को समझाना है, और ऐसा करने के लिए केवल चर्चा उपयोगी नहीं है। तो देखिए दो ऑप्शन जो था ये अच्छा ऑप्शन था, बट इसमें से एक ऑप्शन जो है ये इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज के जैसा है। देखिए बच्चा अपने रियल लाइफ को ट्रायंगल से जोड़ रहा है, और वेन हिले कहते हैं कि ऐसे स्तर में जब बच्चा अपने जान पहचान की चीजों से ज्यामितीय समझ को विकसित करना शुरू कर रहा है देख के, तो वो विजुअलाइजेशन के स्टेज में होता है, सादृश्यीकरण के स्टेज में होता है, चाक्षुषीकरण के स्टेज में होता है, ये सब सिमिलर नाम है।
ये विजुअलाइजेशन होगा इसका आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है? ठीक है, राइट, पॉजिटिव क्वेश्चन है, अच्छी बातों के लिए हमको इनकरेज कर रहा है। गणितीय परिभाषाओं को कंठस्थ करना। ठीक है, रचनावादी उपागम कभी नहीं कहता है कि आपको रटने पे जोर देना, जैसा कि एनसीएफ में बताया गया है। एनसीएफ भी रचनावादी विचारधारा पर आधारित है, संज्ञानवाद पर आधारित है, इसीलिए यहाँ पे कंठस्थ करने को हम लोग नहीं फोकस में रखेंगे। अध्यापकों का केवल सही उत्तरों पर ध्यान केंद्रित करना, नहीं, केवल सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। गलत उत्तर आपको बच्चे के सोचने के तरीकों के बारे में बताता है, बच्चे के वैचारिक समझ को दिखाता है। तो आपको दोनों पक्ष को लेके चलना है और आपको केवल फोकस नहीं करना है कि बच्चा केवल सही ही करे, राइट। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण सोर्स समझना। ठीक है, ये सही ऑप्शन है, क्योंकि बच्चे जब गलती करते हैं ना, तो इससे पता चलता है कि बच्चे के पास कितना ज्ञान है, वो अपने ज्ञान को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से उसका प्रयोग करते हैं, राइट। तो ये ऑप्शन अभी के लिए सही है। विद्यार्थियों में पारस्परिक क्रियाओं को हतोत्साहित करना, नहीं, पारस्परिक क्रिया को प्रोत्साहित करना है। ऐसा वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे अपने समाज में, संस्कृति में रह के ही सीखते हैं। तो पारस्परिक क्रिया को हमको प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं करना है, राइट। तो अब ऑप्शन 3 सही ऑप्शन। गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, निगेटिव क्वेश्चन है। गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है, ऐसा एनसीएफ बोलता है। आप एनसीएफ अगर पढ़े होंगे तो देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि बच्चे में प्रतिरूपों और संबंधों की समझ विकसित होनी चाहिए, राइट। इससे क्या होगा, बच्चे के सोच का जो दायरा है ना, तरीका है, ये चेंज हो जाएगा, ये बढ़ेगा। गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है। गणित केवल संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित नहीं होता है, गणित रियल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, वास्तविक जीवन में बहुत उपयोगी होता है। और अलग अलग विषयों में भी गणित का प्रयोग होता है, जैसे सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में, या फिर विज्ञान में भी गणित का प्रयोग होते रहता है। तो केवल ये संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित नहीं है, इसका एप्लीकेशन भी, इसका अनुप्रयोग भी होता है रियल लाइफ में। ठीक है, गणित में अमूर्तीकरण और मानस दर्शन सम्मिलित हैं। जैसे आपको बोला जाएगा 3, तो 3 का फिगर आपके दिमाग में बनेगा, और गणित अमूर्त तो है ही, गणित वास्तविक संसार से जुड़ा हुआ है। तो ये 4 ऑप्शन सही है, और ये सही नहीं है। इसका मतलब आंसर 2 ही सही होगा। निम्नलिखित में से विद्यार्थियों में त्रिविम या दिशा स्थान की समझ को विकसित करने का संभवतः उपयुक्त उपाय नहीं है बोला जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए, भारत के मानचित्रों में विभिन्न स्थानों के बीच की दूरी का परिकलन करना, परिकलन का मतलब होता है कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आप गणना करने के लिए बोल रहे हैं, आप दो दिशा के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं। ऐसा आप ये भी बोल सकते हैं कि 2 गुना 5 करो, राइट। कितना आ रहा है, दो स्थान के बीच की दूरी को नापो, उसमें भी बोला जा रहा है मानचित्र पे। तो मानचित्र द्विविमीय होता है, 2D होता है, और उसमें हम अगर कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहे हैं, फिर तो वो ये द्विविमीय समझ भी ज्यादा अच्छे से विकसित होगा नहीं, वो बस केवल दो बिंदु के बीच का दूरी मापेगा। इसकी कल्पना करना कि दी हुई रेखाओं पर मोड़ने से कागज का टुकड़ा कैसा दिखेगा। देखिए, ये उपयुक्त है, बच्चा दिमाग में फिगर बनाएगा इसका। निर्देश निर्देश देना कि वे विद्यालय से घर कैसे जा सकते हैं। विद्यालय से घर जाने के लिए बच्चे के दिमाग में फिगर बनेगा, और वो चल के जाएगा। और आपको पता है कि रियल लाइफ जो है, रियल लाइफ 3D है, 3D। रियल लाइफ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है, तो ये 3D है। पेंसिल के ऊपरी दृश्य का पार्श्व दृश्य से सुमेलन करना, बगल के दृश्य का ऊपर के दृश्य से मेल मिलाप करना, वहां पे रिलेशन खोजना। तो ये सारी बातें जो है ना, ये प्रोत्साहित करता है। और पहला ऑप्शन उपयुक्त नहीं है, दिशा की समझ को विकसित करने के लिए या डायरेक्शन, त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए उपयोगी नहीं। समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए कि वे विभिन्न सूत्रों की खोज करें। एक तो यहाँ पे विद्यार्थी को अवसर दिया जा रहा है, दूसरा विद्यार्थी
खुद से सूत्र खोजेगा तो ये बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रफल के अनुमान लगाने से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। इट मीन्स कि आप पहले फॉर्मूला रटवा लें, बी इंटू एल इज इक्वल टू एरिया, और फिर आप उसको अनुमान लगाने के लिए बोले। नहीं, पहले बच्चे को अनुमान लगाने के लिए सिखाना है। चाहे हम क्षेत्रफल पढ़ा रहे हो, आयतन पढ़ा रहे हो, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो किसी भी सब्जेक्ट में अनुमान ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ऑप्शन दिखते ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे सूत्र को पढ़ाने के लिए बोल रहा है और वो भी अनुमान से पहले। बाकी ऑप्शन सही हो जाएगा फिर इसी के आधार पे। मापन के औपचारिक मानकों का प्रयोग परिचय परिपालन के लिए ग्रिड पेपर लाभदायक साधन हो सकते हैं। ग्रिड पेपर जो होता है ना, ऐसा ऐसा करके ग्राफ पेपर जो आप देखे होंगे, ठीक है, उसका प्रयोग करना और वहां से औपचारिक मानकों का परिचय करवाना, परिपालन करवाना, तो ये सही ऑप्शन है। इससे बच्चे में समझ पैदा होगी। राइट। क्षेत्रफल मापने के लिए नियमित आकृति वाले चौपर बिछाना, ठीक है, वो टाइलिंग जिसको आप बोले थे, टाइल लगाना ऐसा ऐसा करके, और इसके दो टाइल के बीच में किसी भी स्तर पे डिस्टेंस खाली नहीं होना, ये टाइलिंग है। ये 3 ऑप्शन सही है, और ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, ये गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन 2 ही सही नहीं होगा। मुक्त अंत वाला प्रश्न, तो मुक्त अंत वाले प्रश्न का हमेशा अनेक आंसर होते हैं, अनेक उत्तर होते हैं। राइट। और बंद अंत वाले प्रश्न के निश्चित आंसर होते हैं। अब ये निश्चित 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, या 4 हो सकते हैं, फिक्स आंसर होंगे। गत्ते की गत्ते का आयतन 480 है, लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया, और इसका एक ही ऊंचाई होगा। जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे एक ही ऊंचाई निकलेगा। तो ये बंद अंत वाला नहीं है, ये सॉरी, ये मुक्त अंत वाला नहीं है, ये बंद अंत वाला क्वेश्चन है। एक डब्बे की चौड़ाई लंबाई से इतनी है, ऊंचाई इतनी है, डब्बे का आयतन इतना है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से आप फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसका फिक्स आंसर मिलेगा। तो ये भी बंद अंत का क्वेश्चन है। एक आयताकार क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल 480 है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है। यहाँ पे आपको मल्टीपल पेयर्स मिलेंगे, ठीक है। 480 को आप कैसे कैसे कर सकते हैं, तो 1 और 480 में कर सकते हैं। राइट। आप इसको 2000 बटा समथिंग भी कर सकते हैं। इधर हम एल को बढ़ाते जाएंगे और बी का पोर्शन जो है ये घटते चला जाएगा। उसी तरह से अगर हम बी के वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे तो एल का वैल्यू घटते चला जाएगा, और यहाँ पे अनगिनत संभावनाएं विकसित होंगी। तो ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है। ये दिया हुआ है कि एक क्षेत्रफल ये है, उसमें कितना क्षेत्रफल वाला आ सकता है, तो इसमें डिवाइड जब आप करेंगे ना, आपका आंसर फिक्स आएगा, निश्चित आएगा। ठीक है। तो ये ही सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 मुक्त अंत वाला क्वेश्चन है। गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमिक, पदानुक्रमिक का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, सीक्वेंस में। राइट। गुणन का गठन योग की अवधारणा पर, तो पहले हम लोग योग सीखते हैं, फिर गुणन सीखते हैं, ये सही है। भाग का गठन व्यवकलन की अवधारणा पर हुआ है, पहले हम लोग घटाव सीखते हैं, जोड़ सीखते हैं, फिर गुणा सीखते हैं, फिर भाग सीखते हैं, और भाग मिलता जुलता है घटाव से, तो ये भी सही है। पूर्णांकों का गठन प्राकृत संख्याओं की अवधारणा पर हुआ है, तो पहले हम लोग प्राकृत संख्या सीखते हैं ना, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 ऐसा करके, फिर धीरे धीरे उसमें जीरो को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर निगेटिव संख्याओं को लाते हैं समय के साथ, कक्षाओं के साथ, तो ये भी सही है। भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ है, मतलब पहले हम बच्चे को दशमलव सिखाते हैं, फिर भिन्न सिखाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, बच्चे को पहले परिचित करवाते हैं भिन्न से, और फिर लेटर क्लास में, बाद के टाइम में हम बच्चे को बताते हैं या सिखाते हैं बच्चे के साथ कि ये जब इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखते हैं तो यही भिन्न है। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय, वांछनीय का मतलब होता है चाहिए, कैसा क्रियाकलाप करना चाहिए। भिन्न की प्रतिदिन की अवधारणाओं का कक्षा की पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, करना चाहिए। रियल लाइफ से तो आपको जोड़ना ही है, वास्तविक जीवन से जोड़ना ही है, तो ये
गलत हो गया ऑप्शन। प्राथमिक स्तर पर केवल आधे चौथाई का परिचय दिया जाना चाहिए। नहीं, केवल आधा नहीं होता है। जब आप एक वृत्त को अलग अलग पार्ट में जोड़ते हैं, तोड़ते हैं, तो वहां पे ढेर सारे उसके भिन्न निकल के आते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। आधा को पढ़ाना है तो आधा को हमको अलग अलग सिचुएशन को दिखा के पढ़ाना चाहिए, ये सही ऑप्शन है। ठीक है। महत्व दिया जाना चाहिए कि अंश और हर पृथक संख्याएं हैं। कभी कभी अंश और हर मिलते जुलते संख्या भी दिख जाते हैं, जैसे 4/4। ठीक है, तो ये भी गलत है, और इस तरह से ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन एग्जाम 21 जनवरी 2022 का। प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्न में से क्या वांछनीय नहीं है? निगेटिव क्वेश्चन है, क्या नहीं चाहिए? अवधारणाओं की समझ के आकलन पर महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है। एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए, मतलब एक वैसा स्टैंडर्ड एग्जाम पेपर सेट कर दें और उसी स्तर का एग्जाम बार बार लें। तो आकलन में आप केवल परीक्षा पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं, इसके लिए और भी बहुत सारे आपको तरीके अपनाने पड़ेंगे, तो यही वांछनीय नहीं है। विद्यार्थियों के समझ के प्रति आकलन को संवेदनशील होना चाहिए। जो विद्यार्थी जिस तरह से समझ रहा है उस स्तर पे हमको जानने के लिए संवेदनशील होना जरूरी है, और अति संवेदनशील होना जरूरी है, क्योंकि पठन पाठन शिक्षण अधिगम या जो हम कॉन्सेप्ट निर्मित करते हैं अपने दिमाग में, ये दृश्य नहीं होता है, ये अदृश्य होता है, गुणात्मक होता है। इसके लिए हमको अति संवेदनशील होना जरूरी है। ठीक है, तो पहला और तीसरा भी सही है। यह आवश्यक है सभी बच्चों को उनकी गणितीय रुचि के अनुसार चुनौती दी जाए, मतलब जो बच्चा कम रुचि लेता है या कम जानता है उसको उसके स्तर पे चेक करना, और जो बच्चा ज्यादा जानता है उसके स्तर पे, तो ये भी होना चाहिए। पेन पेपर टेस्ट से हम सब बच्चे को एक जैसा ट्रीट करते हैं, राइट। सो ये था आज का 15 पैडागोजी का क्वेश्चन एनालिसिस के फॉर्म में। आप इसको बार बार देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि ये प्रयास हम जारी रख पाए और आपको एक बेहतर कंटेंट फ्री में अवेलेबल हो पाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो फैमिली है वो ग्रो कर पाए और ये चीज़ सब तक पहुंच पाए। सो टेक केयर, बाय बाय, दिस इज प्रगन्या साइनिंग ऑफ।